जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज जी लास्ट टॉपिक है हमारा नंबर 16 का। तो टेस्ट आपका मैंने कल देखा था, तो ठीक हो गया, अच्छा हो गया। तो नेक्स्ट जो है ना, अभी चूंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन वाला ज़रा करना मुश्किल है, तो उसका फिर हाल ये मैंने कहा अभी MCQs का टेस्ट रख लेते हैं, तो फिर बाद में शॉर्ट क्वेश्चन के कर लेंगे जब कल स्टार्ट होंगे। तो आपने नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर आपका ना ये 1 का हुआ था ना, चैप्टर नंबर 2 जो है उसके MCQs जो है ना वो आप प्रिपेयर कर लें, साथ साथ वो भी मुकम्मल कर लें। उसके वैसे तो एक्सरसाइज में भी होता है इसका, लेकिन अंदर से भी MCQ इसके बनते हैं, तो उसको आप फिर मुकम्मल ही कर लें, उसके अंदर वाले भी और एक्सरसाइज वाले MCQ। तो नेक्स्ट जो संडे है ना उसका ये टेस्ट रखें, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 2 का वो मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा, तो फिर आप उस हिसाब से तैयारी कर लेना। अच्छा जी, नेक्स्ट था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो सॉलिड वेस्ट है, जो घरों का जैसे कूड़ा करकट है, या जैसे इंडस्ट्रीज़ का सॉलिड वेस्ट होता है, इंडस्ट्रीज़ का मटेरियल वगैरह होता है जो, या हॉस्पिटल्स में का वेस्ट मटेरियल होता है, हर जगह का ही है वेस्ट मटेरियल। तो वो वेस्ट मटेरियल जो सॉलिड फॉर्म में है ना उसको सॉलिड वेस्ट कहते हैं। अच्छा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमारे जैसे म्यूनसिपल कमेटी होती है हमारे इलाकों में, इसका काम ये होता है कि वो जो सॉलिड मटेरियल है उसको ठिकाने लगाना है, तो उसको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, अब वो सॉलिड वेस्ट का पहले तो हम देखेंगे इसके इफेक्ट्स वगैरह इसके क्या होते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, फिर हम देखेंगे कि इनको ठिकाने लगाने के कितने तरीके हैं, कैसे कैसे सॉलिड वेस्ट को हम ख़त्म कर सकते हैं दूसरे नंबर पे। और फर्स्ट नंबर जो है वो यही है कि आपका जो सॉलिड वेस्ट है इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या बनते हैं ना हमारे पास। तो फर्स्ट इसने दो इफ़ेक्ट यहाँ लिखे हुए हैं। पहले वाला आपका है जी इफ़ेक्ट्स ऑफ डंपिंग वेस्ट इन सी एंड रिवर। अगर ये जो सॉलिड वेस्ट आपका है इसको हम समंदर में या दरियाओं में या नहरों में बहा दें तो फिर क्या होगा। तो हम कहते हैं कि हमारे जो, अब जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा है आपका MCQ भी है कि वाटर कवर्स मोर देन 70% ऑफ द अर्थ। अर्थ का 70% से ज़्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ एंड इज़ वैल्यूएबल सोर्स फॉर फूड एंड मिनरल्स, और उसमें से हमें मिनरल्स भी कई मिलते हैं और फूड वगैरह के भी हवाले से ये है। अगर हम ये सारे अपना सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो है जिसमें सर्ट बेसिस और प्रोपिलिक डेंजरस या टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह हैं, ये सारे हम अगर पानी में बहा दें तो फिर जो पानी की क्रिएचर है, मराइन लाइफ है, मराइन जो इन्वायरमेंट है वो सारा तबाह हो जाएगा। जो फिश वगैरह पानी के अंदर मौजूद हैं उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काज होती है कि वो कैसे रहेंगे, और इन डेंजरस केमिकल्स की वजह से या तो वो मर जाते हैं मछलियाँ वगैरह जैसे मराइन, या फिर वो पोल्यूटेड हो जाते हैं। अब उन पोल्यूटेड को जब फिर इंसान यूज़ करते हैं तो वो फिर वो भी वही जो पोल्यूशन या वही जो टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो इंसान की बॉडी में या जानवरों की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब इस ट्रांसफ़र होने की वजह से फिर वो जो इंसान, अब हर बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना, जानवरों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इंसानों का स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी की इम्यूनिटी, वो जो केमिकल्स आ रहे हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल आपने लिया है उसको किस हद तक वो बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी डिफरेंट है। अब वो जो मराइन एनिमल है जैसे फ़िश वगैरह, वे भी ऐसा हो कि वो जो टॉक्सिक केमिकल है वो उसके लिए इनफेक्टिव, मछली को मार नहीं सकता, उसको बीमार नहीं कर सकता वो केमिकल ने, तो वो लेके फिरती रही। लेकिन जब उस फिश को जानवर ने इस्तेमाल किया या इंसानों ने उसको खाया, तो वो टॉक्सिक केमिकल जब इंसानों में शिफ्ट हुआ या जानवर में शिफ्ट हुआ, तो वो इंसान और जानवर का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि उस टॉक्सिक केमिकल को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। और उसकी वजह से वो बंदा है जो इंसान या जानवर फ़ौरन
डेथ हो सकती है या बीमार हो सकता है या कुछ। इसलिए ये जो आप एक तरीका ये है कि आप इस सॉलिड वेस्ट को आप जो उसमें पानी में फेंक दें, ये मेथड बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है या प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो उसकी वजह से हमारे नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं और एंड पे ये नुकसान घूम फिर के हमारे ऊपर ही आएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी मरकरी मेटल की, कि वो जो एक जापान में एक इंडस्ट्री थी जो साहिल के समंदर के पास ही थी, तो उसने जब अपना मरकरी का इफ्लुएंस थे, वेस्ट मटेरियल था उसका, उसमें मरकरी बहुत ज़्यादा था। तो मरकरी टॉक्सिक केमिकल होता है, डेंजरस है। तो वो उसमें बहुत ज़्यादा था, वो उसने समंदर में बहा दिए। अब वो मछलियाँ वगैरह इस तरह जो भी थी कंटेमिनेट हो गए, उनके अंदर भी वो चीज़ें ड्रॉपलेट्स वगैरह मरकरी के आ गए। अब वो शायद डेथ उनकी तो ना हो सकी, लेकिन जब वो साहिल पे रहने वाले जो लोग थे, जो इलाके थे, उन्होंने जब खाने का खुराक में मछलियाँ इस्तेमाल करते थे, तो फिश वगैरह जब पकड़ी, वही वाली पोल्यूटेड फिश पकड़ी और उनको खाया, तो हज़ारों की तादाद में लोग जो थे वो मर गए थे उन साहिल के। तो लोगों ने जब फिर बाद में गवर्नमेंट ने उसको देखा, सारा एनालाइज किया, तो पता चला कि ये इंडस्ट्री का सारा है कि उन्होंने इस तरह किया था। फिर उन्होंने इंडस्ट्री को बंद कर दिया। पर यानी अब वो घूम फेंका तो उन्होंने था पानी की तरफ इंसानों ने, लेकिन वो घूम फिर के दोबारा इंसानों के ऊपर ही आ गया और असल में हमने अपने आप को ही मारा। सेकंड है जी लैंडफिल। सेकंड मेथड जो इसको फिल फेंकने का, ये करने का, वो लैंडफिल है। आजकल वैसे ये लैंडफिल ही यूज होता है इसको ठिकाने लगाने के लिए। इससे भी बेहतर तरीका तो ये था कि रिसाइकलिंग वाला काम किया जाए ना। तो पर रिसाइकलिंग, कई ऐसी चीज़ें जिन पे रिसाइकलिंग फिट नहीं आती, वो रिसाइकल नहीं हो सकती, वो एक दफ़ा जो यूज हो गए फिर हो गए, दोबारा रिसाइकल नहीं हो सकती। तो फिर इस तरह की जो मटेरियल्स हैं उनके लिए फिर हमें एंड पे जो लास्ट चांस चॉइस बचती है, वो यही बचती है कि हम उसको लैंड फिल में फेंकें। लैंड फिल क्या होता है कि बड़ा सा गड्ढा खोद लेते हैं, उस बड़े से गड्ढे में ये सारा मटेरियल डाल के ऊपर से मट्टी डाल देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको बोलते हैं लैंडफिल। ठीक हो। तो अब इस ये जो आपका है, ये जो डिफरेंट हम आगे पढ़ेंगे, इस को ठिकाने लगाने के जितने तरीके हैं, उन तरीकों के बाद भी, सारे मेथड अप्लाई करने के बाद भी एंड पे फिर कुछ ना कुछ ऐसा सॉलिड वेस्ट बच जाता है जो हमारे किसी काम का अब नहीं रहता, उसको रीयूज नहीं किया जा सकता, उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, तो उसको भी फिर ला के लैंडफिल के अंदर ही फेंका जाता है। इसमें एक तो ये हो गया, ये आपको बात क्लियर होगी कि लैंडफिल क्या है, कि बड़ा सा वेस्ट मटेरियल हम ले लेते हैं और उसके सॉरी बड़ा सा गड्ढा खोद लेते हैं, उसके अंदर हम वो वेस्ट मटेरियल डाल के ऊपर से मट्टी डाल देते हैं। एक काम और ये करते हैं, ये आपकी जो दूसरी लैंड, इसकी MCQ भी है कि व्हेन द लैंडफिल बिकम्स फुल विद वेस्ट इट इज कवर्ड विद सॉइल क्ले, मट्टी और रेत से जो इसको वो भर दिया जाता है। नहीं, MCQ एक था कि उसकी दीवारों को ना, उसकी ये किधर दिया हो, तो ये MCQ मैंने, ये शायद एक्सरसाइज में है। अच्छा, चलो इधर लिखो। अच्छा, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा ये है जी, दूसरी लाइन में ना, ये सेकंड पैराग्राफ की दूसरी लाइन में, नीचे क्या चीज़ हो। ये MCQ भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में भी है, पास पेपर में बहुत दफ़ा ये सवाल रिपीट हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि लीचेट से क्या मुराद है ना। लीचेट हम कहते हैं कि जब आपने वो सारा वेस्ट मटेरियल डाल दिया, मट्टी डाल दी, ऊपर से बंद कर दिया, ओके हो गया, लेकिन अब टाइम के साथ साथ फिर उनकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, जो माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो उनके साथ इंटरेक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से वो डिकम्पोजिशन वगैरह होना शुरू हो जाती है। या अच्छा, उसमें अब वो जो प्लास्टिक टाइप मटेरियल है, कई मटेरियल ऐसे जो जिसे हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये कि बायोलॉजिकल जो माइक्रोनिज्म वगैरह, जो बैक्टीरिया वगैरह, उनका इनके ऊपर असर नहीं होना। तो जो प्लास्टिक के शॉपर वगैरह जैसे हम यूज़ करते हैं रूटीन में, ये जितने भी हम वेस्ट में फेंक देते हैं, ये सारे के सारे
जहाँ भी ये फेंके जाते हैं वो वहाँ के वहीं रह जाते हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। इसलिए तो आजकल वो कह रहे हैं कि ये प्लास्टिक के शॉपर्स की बजाय एक और वो ज़रा नरम से शॉपर्स वो निकाले उन्होंने कि ये यूज़ करें कि ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाते हैं। तो अब वो अगर जो प्लास्टिक वाला मटेरियल यूज़ करें आप, तो वो तो फिर जहाँ फेंकेंगे वहीं पड़ा है। 100 साल बाद भी अगर उस अच्छी जगह को आप खोदेंगे ना, तो उसके अंदर वो प्लास्टिक की शॉपर वैसे के वैसे ही पड़े होंगे, उनको कुछ नहीं होता। तो अब यहाँ पे होता ये लीचेट, हम ये कहते हैं कि वो जो मटेरियल जितना भी था वो सारा उसमें से जो भी अपना चीज़ें डिकम्पोज वगैरह हो सकती थी, होने के बाद एक ना लिक्विड सा उस सरफस वो जो आपका है, वो जो डम था, लैंडफिल था, वहाँ से एक लिक्विड फ्लो करना शुरू कर देता है दीवारों के अंदर से। ज़्यादातर वो फ्लो उसी तरफ करेगा जिस तरफ ढलवान होगी, तो वो उस तरफ फ्लो करना शुरू कर। अब ये जो फ्लोइंग लिक्विड होता है उसके अंदर क्या क्या मौजूद होते हैं? वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड मौजूद हो सकते हैं, जैसे एसिटिक एसिड वगैरह, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया, हैवी मेटल्स होती हैं, साल्ट्स होते हैं, कॉमन इनऑर्गेनिक आयंस के जैसे कैल्शियम वगैरह। तो ये जो फ्लोइंग लिक्विड है ना, इसको हम नाम देते हैं लीचेट। तो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हमें सिर्फ यही पॉइंट बताना है कि लीचेट क्या है। ये हैवी वो लिक्विड है जो लैंड फिल से फ्लो करके बाहर की तरफ मूव करता है। बाहर की तरफ मूव करने से मुराद अंदर ही अंदर, नीचे बॉटम भी होता है ना, क्योंकि हमने ऊपर से तो उसको क्लोज कर दिया हुआ है, तो ज़मीन के अंदर ही वो मूवमेंट शुरू कर देता है एक जगह से। तो वो जो मूवमेंट होती है उसको फिर हम नाम देते हैं लीचेट का। अब यहाँ पे भी एक हमारे लिए डेंजरस चीज़ ये होती है, अगर ये फ्लोइंग जो लीचेट है ये किसी वाटर डंप के साथ मिक्स हो जाए, जैसे हम ज़मीन में मोटरें लगा के ज़मीन से पानी खींचते हैं, तो अब वो ज़मीन के अंदर वाटर का रेजरवायर है ना, पानी के हैं वो, वहीं से हम पानी ऊपर खींच के तो ये हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये वाला लीचेट उस पानी के रेजरवायर के साथ टच में आ जाए, उसको जाके ज़मीन के नीचे फ्लो करता करता वहाँ पे जाके उसको टच कर जाए, तो फिर वो सारे के सारे जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो सारे उस वाटर जो डंप आपका है प्योर वाटर का या ड्रिंकिंग वाटर या जो हम यूज़ कर रहे थे उसका, तो वो उसमें आ जाएगा। तो फिर वो हम जब यूज़ करेंगे तो फिर हमारे लिए डेंजरस है, बीमारियाँ वगैरह कॉज हो सकती है, डेथ। उसके बाद नेक्स्ट है जी, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया जी कि इसको फेंकने के कितने तरीके हैं। समंदर का हमने कहा, पानी में फेंक दिया, दूसरा था लैंडफिल का, उनके हमने पॉजिटिव भी देख ली और नेगेटिव चीज़ें भी देख ली कि फ़ायदा क्या और नुकसान क्या। उसके बाद है इंसिनरेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इंसिनरेट होता है ना, बर्न करना, जला देना। अब तीसरा जो हमारा तरीका है वो इंसिनरेशन है, जलाने का अमल है कि हम जो म्यूनिसिपल दो तरह के वेस्ट हैं, एक है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एक है इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो आपका है ना वो आपका हॉस्पिटल का वेस्ट, वो भी इसी में शामिल किया जाता है, ये इंडस्ट्रियल एंड हैजर्डस वेस्ट भी इसी की तरह। अच्छा, अब वो जो पहला पॉइंट है जी, इंसिनरेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट घरों का कूड़ा करकट जो घरों से इकट्ठा किया जाता है, जिसमें प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स हो सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह छिलके वगैरह हो सकते हैं, दूसरी चीज़ें गत्ता वगैरह, बाकी जो खाने पीने की फूड से बची या जो हम कंटेनर्स वगैरह यूज़ करते हैं, छोटी छोटी पैकिंग वगैरह, वो बोतलें शोतलें हो सकती हैं वगैरह वगैरह। प्लास्टिक भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, उसमें मेटल भी हो सकती है, जैसे कैन वगैरह होते हैं ना, एल्यूमिनियम मेटल के बने होते हैं, वो यूज़ करते हैं। उसमें हमारे दूसरे जो है ना वो मतलब जो भी हम घरों में चीज़ें यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक वगैरह ख़राब हो जाता है, जो जलता, हम कूड़े करकट में फेंक देते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें इस म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आ जाती हैं। अब इसको ठिकाने लगाने के लिए क्या करते हैं, इसको बर्न करते हैं एट हाई टेम्परेचर रेंजिंग फ्राम 900 टू 1000 डिग्री सी। एमसीक्यू में भी याद रखना है आपने कि 900 से 1000 डिग्री सी जो टेम्परेचर है ना, इसके ऊपर उसको बर्न करते हैं। अब ज़ाहिर बात, जब बर्न करेंगे तो वो बर्निंग की वजह से उसमें से गैसेस प्रोड्यूस होंगी। इन हार्ड गैसेस को हम किसी यूज़फुल मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फर्नेस वगैरह चलानी हो या कोई और केमिकल इंडस्ट्री के अंदर एनर्जी के तौर पे इन गैसेस को यूज़ किया जा सकता है, या जो हीट अप्लाई निकल रही है उस हीट को एनर्जी के सोर्स के तौर पे यूज़ किया जा सकता है।
तो इतने हाई टेम्परेचर पे जब आप हीट करेंगे तो 2 चीज़ें आपको फ़ायदे में मिली। एक, हॉट गैसेस मिली जिसको जिनकी हीट को यूज़फुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हीट मिली जो उसमें से निकल रही है उसको यूज़फुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें से जो गैसेस निकल रही हैं उसमें कोई यूज़फुल गैसेस भी हो सकती हैं, इस लिहाज से कि जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है उसको हम बाकी गैसेस से अलग करके किसी मकसद में इस्तेमाल कर सकते हैं। कलोरीन गैस निकल रही है तो कलोरीन गैस को अलग करके हम ब्लीचिंग पाउडर जैसे बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको पता है इसमें यूज होती है, या आपकी जो बोतलें वगैरह नहीं, कोका कोला जो कार्बोनेटेड वाटर जिसे हम बोलते हैं, उसमें उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर के फिल किया होता है। तो मतलब इस 900 से 1000 डिग्री सी टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं और इस टेम्परेचर में हम यूज़फुल गैसेस आ जाती हैं, हीट को मुख्तलिफ पर्पस में यूज़ करें, सारा कुछ करने के बाद फिर भी एंड पे कुछ न कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाता है आपके पास। हाँ, ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि काफ़ी हद तक जो वेस्ट मटेरियल था वो किसी न किसी ठिकाने लग गया है, लेकिन फिर भी एंड पे कुछ न कुछ बच जाता है। और ये तकरीबन ये ना कह लें कि ये 5वीं लाइन में लिखा हुआ है, द इंसिनरेशन में रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट बाई 2/3। ये एमसीक्यू में आपको याद रखें कि ये जो जलने का अमल है ये आपके वेस्ट मटेरियल के जो वॉल्यूम है उसको 2/3 तक कम कर देता है। यानी जो अगर उसके 3 हिस्से किए जाए तो 2 हिस्से तो उड़ा दिए उसने, बस एक हिस्सा पीछे बच गया, इतना ही ये कम हो। अच्छा, अब वो जब एंड पे बच गया जिसका अब कोई यूज़ नहीं, कुछ भी हम कर सके, तो फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको दोबारा एंड पे लैंड फिल जो है ना उसके अंदर फेंक देते हैं। लेकिन ये फ़ायदा है कि ये मटेरियल बहुत ज़्यादा कम है, डायरेक्ट फेंकने की निस्बत उसमें से हम कुछ न कुछ हासिल कर लें यूज़फुल, और फिर दोबारा इसी तरह जो उसमें से चीज़ें रिसाइकल होती हैं उनको अलग कर लिया जाए, उनको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह काफ़ी हद तक हम अपने जो वेस्ट मटेरियल उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट का के लिए अब क्या ट्रीटमेंट किया जाता है उसका ये इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हैज़ार्डस वेस्ट। हैज़ार्डस में आप है ना आपके जो हॉस्पिटल वेस्ट है, क्योंकि हॉस्पिटल में से आपके टीके दवाइयाँ और क्या इस तरह मेडिसिन वगैरह हैं और ये सारी चीज़ें तो वो ज़्यादा डेंजरस होती हैं, और सिरिंजें वगैरह जैसे निकलती हैं तो वो काफ़ी डेंजरस होती हैं। अगर किसी मरीज़ की यूज़ की दोबारा यूज़ कर ली जाए तो कहते हैं कैंसर हो आपका, क्या नाम बोलते हैं, हेपेटाइटिस हो सकता है या एड्स हो सकता है, तो काफ़ी सारी बीमारियां वो से, तो ये काफ़ी यही ना ख़तरनाक वेस्ट होता है हमारे पास तो हॉस्पिटल वगैरह से निकल रहा होता है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं कि तरीका तकरीबन वही है, बस इसके थोड़े से स्टेप्स चेंज किए हुए। मसलन जैसे फर्स्ट स्टेप इसका होता है कि वेस्ट आर बर्न एट 650 टू 1100 डिग्री सी। तो पिछले वाले का 900 से 1000 डिग्री सी था और बस खत्म हो गया। यहाँ पे हमने ये चैम्बर बनाते हैं या इस सेक्शन कह लें। फर्स्ट जो चैम्बर है, फर्स्ट जो सेक्शन है वो वहाँ पे इस वेस्ट मटेरियल को बर्न किया जाता है 650 से 1100 डिग्री सी। ठीक हो गए। अच्छा, इस पे बर्न करने के बाद अब ये जो आपके पास बनेगा ना, ये एश फ्रॉम द रोटेटिंग चैम्बर इज कलेक्टेड एट वेस्ट टैंक एंड द रिमेनिंग लिक्विड गैसेस मटेरियल आर पास टू द सेकेंडरी चैम्बर। ये प्राइमरी चैम्बर था आपका जिसमें 650 से 1100 डिग्री सी हमने टेम्परेचर दिया है, और ये रोटेटिंग चैम्बर भी है ना, रोटेटिंग चैम्बर ये घूमने वाला प्राइमरी वाला। जो सेकेंडरी वाला वो नहीं। ठीक है, दिस चैम्बर इज नॉट रोटेटिंग, ये एमसीक्यू में याद रखने की। जो प्राइमरी चैम्बर है वो 650 से 1100 डिग्री सी टेम्परेचर है और वो रोटेटिंग चैम्बर है। जो सेकेंडरी चैम्बर है वो नॉन रोटेटिंग है और उसमें टेम्परेचर 950 से 1300 डिग्री सी तक दिया जाता है, और इस चैम्बर में आपके जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह वो सारे खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक हो, इसमें भी बाकी सारा वही है। द गैसेस प्रोड्यूस आर देन कूल्ड टू 230 डिग्री सी बाय इवेपोरेटिंग वाटर स्प्रे। द कूल्ड gases are then passed through scrubber system which eliminates the surviving particulates
एंड एसिड फार्मिंग कंपोनेंट्स लाइक CO2। मतलब बाकी वही आपको जो पीछे हमने बात की ना कि जो गैसेज आई हैं उनको फिर हम अलग हीट उनसे लेने के काम कर लेते हैं, और ये हीट जो इस बर्निंग में जो हीट प्रोड्यूस हुई है उस हीट को यूज़ कर लेते हैं मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए। और ये सारा कुछ करने के बाद एंड पे फिर जो वेस्ट मटेरियल हमारे पास बच जाता है, तो प्राइमरी चैम्बर जो रोटेटिंग था और सेकेंडरी चैम्बर जो नॉन रोटेटिंग था, दोनों का जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल वगैरह होता है उसको फिर हम दोबारा लैंड फिल में फेंक देते हैं। लेकिन ये जो वेस्ट मटेरियल आपका है वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग मटीरियल। ठीक हो, इसमें हमारे पास अच्छा अलग अलग ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मतलब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन था कि सॉलिड वेस्ट को सी वाटर या सी में या रिवर्स में फेंकें तो क्या उसके नुकसान है, इफेक्ट्स बता दें, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। लैंडफिल का शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया लीचेट का शॉर्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है और वेरी इंपॉर्टेंट कई दफ़ा आया हो, ये ज़रूर करना आपने। फिर उसके बाद इंसिनरेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हैजर्डस वेस्ट, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। और MCQs इसमें आपका ना ये ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, इसकी आखिरी लाइन, ये सेकंड लास्ट लाइन से स्टार्ट कर लेते हैं कि ऑलमोस्ट सेम इज दैट ऑफ द लैंडफिल फॉर द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, कि हम जो लैंडफिल यूज़ करेंगे ना इसके लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट की, वो वैसे ही है जैसे म्यूनिसिपल का सॉलिड वेस्ट के लिए लैंडफिल होता है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि लाइनिंग ऑफ क्ले एंड प्लास्टिक, it has more lining of clay and plastic so that the leachate does not contaminate soil and groundwater around। यानी वो जैसे हमने बात की थी ना कि सॉलिड वेस्ट वो जो उसमें से लिक्विड सा मटेरियल सा निकल रहा था जो फ्लो कर, उसे लीचिएट कहते हैं, लैंडफिल से जो निकल रहा होता है। अब वो ज़मीन के नीचे ही मूव करता रहता है और आगे जाके किसी ग्राउंड वाटर में या किसी सॉइल में वो कंटेमिनेट कर सकता है। तो कहते हैं इससे बचने के लिए हम फिर क्या करते हैं, पहले उस गड्ढे की दीवारें जो होती हैं उसकी लाइनिंग कर देते हैं प्लास्टिक के साथ और क्ले के साथ। तो प्लास्टिक तो डिकम्पोज नहीं होता तो वो वहीं पे रहेगा और इसके अंदर जितना मटेरियल उसको अपने पास ही संभाल के रखेगा, इधर उधर मूव नहीं करने देगा। ठीक हो गया। तो पिछला जो पहला आम जो आपका लैंडफिल होता है उसमें भी इसी की है लाइन, ये मैं आपको बता रहा था MCQ जो आपकी शायद बुक में भी, कि क्ले और प्लास्टिक की लाइनिंग की जाती है। तो ये वाला जो MCQ है ये आपका उधर भी है, मतलब उसमें लैंडफिल में भी यही लाइनिंग है, इसमें भी है। फर्क सिर्फ यहाँ पे ये है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट की जो लैंडफिल होता है उसमें ये लाइनिंग ज़रा डबल ट्रिपल की जाती है, ज़्यादा की जाती है, ताकि मटेरियल जो है वो बाहर ना निकल सके, क्योंकि ये ज़्यादा डेंजरस वेस्ट मटेरियल होता है ना इंडस्ट्रियल का या हॉस्पिटल से। ठीक हो गया, ये MCQ आपका हो गया। उसके बाद लास्ट में एक आपका MCQ बन जाता है incineration of solid waste is a significant source of dioxins, which is a class of carcinogenic compounds। ये MCQ के तौर पे आपने याद रखना कि जो आपका है ना इंसिनरेशन का प्रोसेस जब आप परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमारे पास कई टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, जैसे डाईऑक्सिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं। इसी तरह स्मोक जो है वो निकलती है, वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या सल्फर के ऑक्साइड उसमें हो सकते हैं जो एसिड रेन काज कर सकते हैं। इस तरह हैवी मेटल्स वगैरह जो हैं वो मौजूद हो सकती हैं जो लीचिएट के अंदर आ जाएंगी। ठीक होगा, इन सारी चीज़ों को फिर हमें रोकना चाहिए, रोकना पड़ेगा, तब जाके हम कामयाब हो गए सॉलिड वेस्ट को ठिकाने लगाने। पर MCQ आपका ये बनता है कि ये डाइऑक्सिन का MCQ देख लें और स्मोक का ये ऑक्साइड एसिड रेन, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये डाइऑक्सिन वाला MCQ है, बाकी तो ऐसे ही हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जी रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, कि कुछ जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो रिसाइकल हो सकता है, उसको हम रिसाइकल करके दोबारा रीयूज कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग का प्रोसेस कैसे किया जाता है या उसकी कितने स्टेप्स होते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया आपका, रिसाइकलिंग और वेस्ट के कितने स्टेप्स हैं उसको एक्सप्लेन करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, 3 स्टेप्स को इसने एक्सप्लेन किया। और अच्छा, दूसरा
आपका इसमें एमसीक्यू ये बनता है, पहला एमसीक्यू के द मोस्ट कॉमन, पहले पैराग्राफ के एंड पे, द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक मटेरियल दैट आर रिसाइकल्ड आर पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड एल्यूमिनियम। कि सबसे ज़्यादा रिसाइकल होने वाला जो मटेरियल है वो कौन सा है? वो पेपर है, वो प्लास्टिक है, वो ग्लास है, और वो एल्यूमिनियम की कैंस वगैरह जो हमारे होते हैं ना घरों में, जैसे एक तो ग्लास के जैम्स वगैरह होती हैं, वो ग्लास की शीशियों में होती हैं अमूमन, या प्लास्टिक की बोतलें अब यूज़ होगी उसके अंदर आ जाती हैं, या हम कई डब्बे लेके आते हैं ना दूध वगैरह के, सूखे दूध के होते हैं ना पाउडर वगैरह, नीडो वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें लेते हैं, तो वो कुछ तो गत्ते के डब्बे में देते हैं, कुछ उन्हें वो पैकिंग बनाई होती है, और कैन होता है और कैन के ऊपर रबड़ का ढक्कन दिया होता है, तो वो यूज़ हो सकता है। ये वो जो कैन है वो एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, तो वो रिसाइकलिंग के लिए हम ये कहते हैं। एक तो ये एमसीक्यू होगा कि ज़्यादातर रिसाइकल होने वाला मटेरियल कौन सा है? पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है और एल्यूमिनियम। उसके बाद सेकेंड एमसीक्यू आपका बनता है द लार्जेस्ट आइटम विच इज़ रिसाइकल्ड इज़ न्यूज़पेपर। सबसे ज़्यादा रिसाइकल होने वाली जो आइटम है वो न्यूज़पेपर, एंड इन इट्स रिसाइकलिंग प्रोसेस the release of chlorine, other bleaching acids and organic solvents significantly less as compared to the formation of these compounds during the processing of virgin newspaper। यानी रिसाइकलिंग का प्रोसेस ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि इस प्रोसेस में जो टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह जो अमूमन निकलते हैं, जब आप एक नया न्यूज़पेपर बनाते हैं ना, तो उस वक्त जो टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह निकलते हैं वो इस केस में रिसाइकलिंग के प्रोसेस में उनसे हम बच जाते हैं, वो नहीं होता। ठीक है, वर्जिन न्यूज़पेपर मतलब नया न्यूज़पेपर जो हम बनाते हैं उसके लिए उसमें से वेस्ट मटेरियल ज़्यादा निकलता है। तो एक तो ये एमसीक्यू के सबसे ज़्यादा रिसाइकल होने वाला न्यूज़पेपर है मटेरियल जो आपका। दूसरा जो इसका एमसीक्यू बनता है इसी पैराग्राफ की आखिरी लाइन में कि इट कैन बी रिसाइकल्ड अगेन फॉर 5 टाइम्स, कि 5 दफ़ा तक आप एक न्यूज़पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं। अब उसकी रीज़न भी उसने लिख दी कि रिसाइकलिंग प्रोसेस द फाइबर ऑफ द न्यूज़पेपर बिकम्स शॉर्टर। जब आप रिसाइकल करते जाते हैं तो उसका फाइबर शॉर्टर होता जाता है, सो दैट सो इट कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन फॉर 5 टाइम्स। तो 5 दफ़ा तक रिसाइकलिंग हम कर लें तो ये ठीक है, ज़्यादा करेंगे तो वो फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, उसकी शेप में, उसकी स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं। तो एमसीक्यू हमारे पास ये बनते, एक ये एमसीक्यू बना कि लार्जेस्ट आइटम जो रिसाइकल होती हैं, पहले तो डोमेस्टिक मटेरियल ज़्यादातर कौन से होते हैं? वो पेपर हो गया, प्लास्टिक, ग्लास, एल्यूमिनियम हो गया, एक एमसीक्यू। दूसरा सबसे ज़्यादा रिसाइकल होने वाली आइटम न्यूज़पेपर। तीसरा, और तीसरा यहाँ पर ना कि to improve the whiteness of the recycled newspaper, it is blended with the virgin newspaper or sometimes treated with peroxides or and hydrosulfides। कि जो पुराना है उसकी वाइटनेस को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं कि उसको या तो पुराने न्यूज़पेपर के साथ मिक्स कर देते हैं, या फिर उसको ट्रीट करते हैं पेरोक्साइड्स और हाइड्रोसल्फाइड्स के साथ। तो ये उसमें से वो कलर देने वाले और ये उसकी ब्लीचिंग कर देते हैं, पेपर आपका वाइट हो जाता है। यहाँ पे आपके पास एमसीक्यू ये बन सकता है। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जब पास पेपर में जो आया, ये आपकी एक्सरसाइज में ये एमसीक्यू है, ये जो आखिरी लाइन में दिया ना कि एक न्यूज़पेपर को हम 5 दफ़ा तक रिसाइकल कर सकते हैं। ये पास पेपर में एमसीक्यू बहुत दफ़ा आया, रिसाइकलिंग का न्यूज़पेपर को कितनी दफ़ा तक रिसाइकल किया जा सकता है। हाँ, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन बना ले कि भी कि रिसाइकलिंग 5 दफ़ा से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती, तो फिर यही आंसर है, आखिरी जुमला, कि रिसाइकलिंग प्रोसेस फाइबर ऑफ द न्यूज़पेपर बिकम्स शॉर्टर so it can be recycled again and again for 5 times। अब आगे आ जाता है रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। जो प्लास्टिक की रिसाइकल करते हैं उसके कितने स्टेप्स हैं? ये 3 लिखे, एक रीप्रोसेसिंग, डीपॉलीमराइजेशन और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये तीनों की रीप्रोसेसिंग क्या होता है ये आ गया, तो उसके बाद ये तीसरी लाइन में द डीपॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है सेकंड, और ये नीचे से चौथी लाइन के ये मिड में द ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीसरा प्रोसेस होगा। तो तीनों प्रोसेस को आप शॉर्टली डिस्कस कर देंगे, ये आपका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है ना।
शॉर्ट क्वेश्चन बने तो यही है, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक के कितने स्टेप्स हैं और एक्सप्लेन करें उनको क्या क्या करें। तो पहला आ गया जी रीप्रोसेसिंग। रीप्रोसेसिंग मतलब जो प्लास्टिक आपके पास आता है उसको फिर आप मेल्ट करते हैं, ठीक हो, दोबारा मेल्ट करके लिक्विड में लाते हैं ताकि हम उसकी रीप्रोसेसिंग कर सकें, दोबारा से सारा प्रोसेस रिपीट किया जा सके। अब उसमें हम पढ़ेंगे वैसे अभी, हाँ जी वो 14 चैप्टर यहाँ पे तो नहीं, वो 14 चैप्टर जो है उसमें हमारा पॉलीमराइजेशन का ना टॉपिक आता है, पॉलीमर्स वगैरह। उसके अंदर ये बात आएगी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जब हम उनको हीट करते हैं ना तो वो डीकम्पोज नहीं होते, तो वो डीकम्पोज नहीं होते बल्कि एक फार्म से दूसरी फार्म में आसानी से आप उसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं मेल्ट करके ना। जैसे होता नहीं, आपने देखा होगा प्लम्बर वगैरह, वो जो रबड़ के पाइप होते हैं ना, और रबड़ के प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं जो प्लम्बर यूज़ करते हैं पानी वगैरह के लिए हम बोल, तो एक पाइप को दूसरे पाइप पे चढ़ाना हो ना तो एक को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं वो थोड़ा नरम हो जाता है, फिर दूसरे के ऊपर चढ़ा देते हैं, वो जब ठंडा होता है तो वहीं पे फिक्स हो जाता है। तो ये क्या है, ये जो प्लास्टिक है ये आपका वो प्लास्टिक है जो हम हीट करें तो ये मेल्ट करके एक शक्ल से दूसरी शक्ल में इसकी शेप को हम बदल सकते हैं। अच्छा, एक प्लास्टिक वो होता है जिसकी रीशेपिंग हम नहीं कर पाते, ठीक हो, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग मटेरियल ना, वो आएगा आपका 14 चैप्टर में आ जाएगा। ये जो जिसकी बात मैंने की है, जो रीशेप हो सकता है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, और जो नहीं हो सकता उसे थर्मोसेटिंग कहते हैं। वो ऐसा होता है, मटेरियल्स होते हैं कि वो आप एक दफ़ा उसको जब हीट करेंगे ना तो वो दोबारा फिर अपनी जो है ना वो डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, वो रीशेपिंग उनकी नहीं हो सकती, ठीक हो। तो वो दोबारा टूट के मोनो जो है ना टूटते हैं, और टूट के जिनसे वो बने होते हैं उन कंपाउंड्स में वो चले जाते हैं, फिर हमें दोबारा से उनसे जो भी बनाना है वो बनाना पड़ता है। तो बहरहाल यहाँ बात हो रही है प्लास्टिक की जो रिसाइकल इजीली हो सकते हैं, तो पहले स्टेप में हम उनकी मेल्टिंग करते हैं, मेल्ट करके उनको लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं, ठीक हो गया। सेकेंड स्टेप में ये रीप्रोसेसिंग का स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप है डीपॉलीमराइजेशन, हम उसकी जो पॉलीमर की चेन है उनको तोड़ देते हैं, डीपॉलीमराइज कर देते हैं, तो उसको ये तोड़ के जो छोटे छोटे मालिक्यूल मिल के बड़ा सा मालिक्यूल बनाया था उसको पॉलीमर कहते हैं। अब वो बड़े मालिक्यूल को तोड़ के दोबारा वापस छोटे छोटे मालिक्यूल में बदल देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीपॉलीमराइजेशन, ठीक हो। और तीसरा स्टेप होता है फिर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आप शिफ्ट आप करें, अब फिर हम उसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन करके फिर उसकी हम जो शेप बनाना चाहें, जो चीज़ बनाना चाहें उससे उस शक्ल में उसको डालते हैं, और फिर दोबारा उसको नए सिरे से वो एक नई चीज़ बन के मार्केट में आ जाए। तो प्लास्टिक के जी रिसाइकलिंग के 3 स्टेप्स हो गए, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसको देख लें, ठीक हो। अब इसके वो एक्सरसाइज में से पॉइंट्स देख लेते हैं। एक एमसीक्यू है, द टेम्परेचर इन द नॉन रोटेटिंग चैम्बर इन द इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड hazardous waste process has a range of, इंडस्ट्रियल के लिए नॉन रोटेटिंग दो चैम्बर थे ना, पहला रोटेटिंग था दूसरा नॉन, पहला जो रोटेटिंग था उसमें आपने 650 से 1100 था ना, और जो दूसरे वाला नॉन रोटेटिंग था उसमें 950 से 1300 था, ये सी ऑप्शन हमारी बन जाएगी। न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल्ड बाई हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, एमसीक्यू आ गया। उसके बाद है ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं इसमें, जैसे ये इंसिनरेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, अलग अलग शॉर्ट, इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हैजर्डस वेस्ट, ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का ये भी में आया हुआ है सवाल में शॉर्ट क्वेश्चन। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट तो इम्पोर्टेंट, लीचेट एक्सरसाइज का है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जरूर करें। और फिर इसी तरह रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की उसकी 3 स्टेप है, रीप्रोसेसिंग है, डीपॉलीमराइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, जिनकी मिक्सिंग से हम बना रहे हैं। जी जी मुकम्मल हो गया आपका चैप्टर 16। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो बस दुआ करें जी ये कम तक खुल जाए आपका कॉलेज, तो फिर
ऑर्गेनिक मेरी कोशिश है कि कॉलेज में आपको पढ़ाई जाए, यहाँ पे तो फिर इतनी ख़ास उसकी ना वो प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में उसका। चलें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह।